मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में एक बार फिर से हम मेज़रमेंट एंड टेस्टिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी मेज़रमेंट से रिलेटेड एक वीडियो आ चुका है जिसमें हमने 24 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था। इसके अलावा यदि आपको सोशल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स या आपको पर्सनालिटी टेस्ट और मेंटल टेस्ट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की वीडियो चाहिए तो उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में वो प्रोवाइड हैं, वहाँ से आप सीधे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको इन सब के डिटेल्स में नोट्स चाहिए तो उनके वीडियोस भी नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी अवेलेबल है, आप उनको भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, आप किसी और साइकोलॉजी के ब्रांच से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उससे रिलेटेड वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने 24 क्वेश्चंस को देखा था, तो यहाँ से उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। जब संपूर्ण प्रसरण टोटल वेरिएंस में त्रुटि प्रसरण एरर वेरिएंस की मात्रा अधिक होती है तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इससे जो परीक्षण है, जो टेस्ट है, उसकी रिलायबिलिटी कम हो जाती है, उसकी विश्वसनीयता कम हो जाती है। आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। यदि किसी परीक्षण का अर्ध परीक्षण विश्वसनीयता हाफ टेस्ट रिलायबिलिटी 0.70 है तो उसकी पूर्ण परीक्षण विश्वसनीयता कितनी होगी? अगर आप चाहते हैं कि परीक्षण विश्वसनीयता, वैधता, इन सब से रिलेटेड वीडियोस बनाए जाएं तो आप नीचे कमेंट करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आंसर तो बता दूंगा आपको, लेकिन वो डिटेल्स में मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि जैसे इसका 0.70 और पूर्ण के बारे में पूछा गया है तो होल टेस्ट रिलायबिलिटी आपका होगा 0.82। लेकिन ये कैसे आया, इसके लिए आपको अगर जानना है तो आप नीचे कमेंट करें। अगर 20 से ऊपर कमेंट्स आते हैं तो हम उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। KR20 कुडर रिचर्डसन 20, ये एक फार्मूला है। कुडर और रिचर्डसन ने मिलकर कुछ फार्मूले दिए थे जिसमें उनका जो 20 और 21 नंबर का फार्मूला था वो काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पर KR20 की बात की जा रही है। KR20 द्वारा विश्वसनीयता ज्ञात करने में सबसे प्रमुख कठिनाई क्या होती है? इसमें क्या होता है कि जो कुडर रिचर्डसन 20 का फार्मूला है उसमें फिर जितने भी आइटम्स होते हैं, जैसे आप देखते हैं, टेस्ट देखते हैं, आप प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें जो भी आप टेस्ट यूज़ करते हैं, तो अगर कुडर रिचर्डसन की हेल्प से हमें किसी टेस्ट की विश्वसनीयता ज्ञात करनी है तो उसके लिए हमें जितने भी आइटम्स हैं उनके कठिनता स्तर, यहाँ पर ये कठिनता पर लिखा हुआ है, उसको स्तर आप समझेंगे, डिफ़िकल्टी लेवल ज्ञात होना आवश्यक होता है। तो इसीलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि परीक्षण के सभी एकांशों का औसत कठिनाई स्तर मालूम हो, परीक्षण में एकांशों की संख्या मालूम हो तथा परीक्षण पर के प्राप्तांकों का प्रसरण मालूम हो, तो आप निम्नांकित में से किस सूत्र द्वारा परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करना पसंद करेंगे? तो अगर ये तीनों चीज़ें मालूम हो तो हम कुडर रिचर्डसन 21 फार्मूला का यूज़ करके आसानी से परीक्षण की विश्वसनीयता को ज्ञात कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से कुडर रिचर्डसन से ही रिलेटेड है। KR फार्मूला के उपयोग के लिए निम्नांकित में से कौन सा पूर्व कथन होना अनिवार्य है? यहाँ पर कुछ ऐसे एजम्पशंस होते हैं, जब वो एजम्पशंस मैच करते हैं तभी आप इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो परीक्षण होता है उसका जो स्कोरिंग होता है, प्राप्तांक होता है, वो 0 और 1 में होना अनिवार्य होता है। जैसे आपने कई टेस्ट किए होंगे जिनकी स्कोरिंग 0 और 1 में दी गई है, तो यहाँ पर भी अगर KR फार्मूला से उसकी विश्वसनीयता ज्ञात करनी है तो उसका जो एजम्पशंस है वो ये है कि जो प्राप्तांक हैं वो 0 और 1 में होने चाहिए।
तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, एकांशों का प्राप्तांक लेखन 1 या 0 में अवश्य हो, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि परीक्षण का एकांश बहुवैकल्पिक या बहुचयन स्वरूप का है जिनका प्राप्तांक लेखन बहुप्राप्तांक देकर किया जाता है। यहाँ पर बात की जा रही है, जैसे वहाँ पर तो 0 और 1 की बात की गई थी, लेकिन जैसे किसी में हम देखते हैं टेस्ट में कि 5 ऑप्शंस रहते हैं, 5 में से आपका चुनाव करना रहता है, जिसमें कभी नहीं, कभी कभी, अधिकतर, पता नहीं या अनिश्चित। इसके साथ साथ ये 5 टाइप के ऐसे ही ऑप्शंस दिए रहते हैं, उनमें से आप एक का चुनाव करते हैं, फिर उसको स्कोरिंग करते हैं 5, 4, 3, 2, 1 के रूप में। तो उस तरीके की स्कोरिंग की बात की जा रही है कि यदि परीक्षण का एकांश बहुवैकल्पिक या बहुचयन स्वरूप का हो और जिनका प्राप्तांक लेखन बहुप्राप्तांक देकर किया जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4 बहुत से प्राप्तांक हो गए ना, तो उसमें से हम किसी एक प्राप्तांक को देते हैं, तो वैसी परिस्थिति में परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने का सबसे उत्तम तरीका क्या होगा। तो यहाँ पर हम कोफिशिएंट अल्फ़ा का यूज़ करके उसकी विश्वसनीयता को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, विभिन्न विधियों से प्राप्त सभी तरह के विविक्तार्थ गुणांकों स्प्लिट हाफ कोफिशिएंट का औसत निम्नांकित में से कौन सा होता है। तो ये आपका कुडर रिचर्डसन विश्वसनीयता गुणांक होता है। आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, प्राप्तांक लेखन विश्वसनीयता स्कोरर रिलायबिलिटी की जरूरत निम्नांकित में से किस परीक्षण में सर्वाधिक आवश्यक है। तो ये जो आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है उसके लिए प्राप्तांक लेखन विश्वसनीयता की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे, प्रेक्षण टेस्ट, प्रेक्षण परीक्षण या प्रोजेक्टिव टेस्ट। अगला क्वेश्चन हमारा मैचिंग से रिलेटेड है, जिसमें 2 ग्रुप हैं, उनको मैच करना है। तो ए है यहाँ पर परीक्षण पुनर्परीक्षण, टेस्ट रीटेस्ट। तो यहाँ पर टेस्ट रीटेस्ट आपका संबंधित है टाइम सैम्पलिंग से, समय प्रतिदर्शन से। तो ए का 1 हो जाएगा। फिर सेकेंड, कुडर रिचर्डसन का संबंध किससे है। तो इसका संबंध अंतर प्राप्तांक अंतर से तो है नहीं। आगे देखते हैं और कौन से ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर जो आपका कुडर रिचर्डसन है वो संबंधित है अंतर विषय प्रतिदर्शन से, कंटेंट सैम्पलिंग से। तो बी का हो जाएगा आपका 4। सी है यहाँ पर प्राप्तांक लेखक स्कोरर। तो स्कोरर का संबंध जो आपका 2 ऑप्शन था, नीचे जाएं एक बार फिर से, यहाँ पर ये अंतर प्राप्तांक लेखक अंतर। तो जो आपका स्कोरर है उसका संबंध इससे हो जाएगा, यानी सी का 2 हो गया। और लास्ट में बचा डी, गुणांक अल्फ़ा या कॉफिशिएंट अल्फ़ा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन बचा है डी और उसके सामने बचा है सिर्फ 3, यानी अंतर विषय विषमता, कंटेंट हेट्रोजेनिटी। तो आपका डी का हो जाएगा 3। इस तरीके से जो आपका यहाँ कोड्स दिए गए हैं उसमें जो पहला कोड है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, विश्वसनीयता सूचकांक इंडेक्स ऑफ रिलायबिलिटी किससे ज्ञात होता है। तो यह ज्ञात होता है विश्वसनीयता गुणांक के वर्गमूल से। तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नांकित में से किस परीक्षण में विविक्तार्थ विश्वसनीयता स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो आपका जो स्पीड टेस्ट होता है, स्पीड टेस्ट में हम स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो आप ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, कसौटी संदर्भित परीक्षण क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जैसे पद का प्रतिपादन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। तो ये किया था ग्लेजर ने। तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ग्लेजर से ही संबंधित है। कसौटी संदर्भित परीक्षण को निम्नांकित में से किस नाम से नहीं जाना जाता है। तो हम इसे कंटेंट रेफरेंस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं,
डोमेन रेफरेंस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, यानी क्षेत्र संदर्भित परीक्षण के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ वस्तुनिष्ठ संदर्भित परीक्षण के नाम से भी इसे जाना जाता है, ऑब्जेक्टिव रेफरेंस टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जो आपका ऑप्शन डी है यहाँ पर, मानक संदर्भित परीक्षण, ये इस नाम से नहीं जाना जाता है, तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से वह किस परीक्षण में अंतर विषय वैधता की जरूरत सबसे अधिक होती है? तो आपका जो क्षेत्र संदर्भित परीक्षण है, परीक्षण में कंटेंट वैलिडिटी की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नांकित में से किस परीक्षण के लिए अंतर विषय वैधता अर्थहीन साबित होती है? अभी इससे पहले पूछा गया था कि किस विषय के लिए अंतर विषय वैधता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सबसे आवश्यक है, और यहाँ पर सेम अपोजिट। तो जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है उसमें कंटेंट वैलिडिटी की आवश्यकता नहीं होती है, वो अर्थहीन साबित होती है वहाँ पर, तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे, व्यक्तित्व परीक्षण या पर्सनालिटी टेस्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, एक बुद्धि परीक्षण 16 साल के किशोरों को यह कहकर दिया गया कि इस परीक्षण द्वारा उनके बौद्धिक स्तर का माप होगा, परंतु इन किशोरों द्वारा परीक्षण के एकांशों का उत्तर देते समय बहुत ही सहयोग नहीं दिखलाया गया तथा उन्हें एकांश का स्वरूप बहुत ही असंदर्भ अनुसार अर्थपूर्ण नहीं दिख रहे थे। मतलब इसको समझे थोड़ा सा, यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है तो आसान में समझते हैं इसको। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक 16 साल के बच्चों का एक ग्रुप है और उनको एक टेस्ट दिया गया और इसमें ये कहा गया कि इस टेस्ट से आपके बुद्धि का मापन होगा। जैसे आप लोगों ने भी इंटेलिजेंस टेस्ट किया है, तो आप जब उसको टेस्ट करते हैं तो आपको, जब आप क्वेश्चनर को फिल करते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ इससे मेरी बुद्धि का मापन होगा। उनके क्वेश्चंस को भी पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ ये बुद्धि से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जब वह बच्चे उस टेस्ट को फिल कर रहे थे, उस क्वेश्चनर को, तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये क्वेश्चनर तो बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें है ही नहीं, तो इसीलिए वो वहाँ पर सहयोग नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पर जो परीक्षण है उसमें कौन सी कमी देखी गई, ये पूछा जा रहा है। तो परीक्षण में फेस वैलिडिटी, आमुख वैधता नहीं है, इसकी कमी है, क्योंकि जो चीज़ बताकर उनको दिया गया है वो चीज़ वहाँ पर नहीं उपस्थित है। जैसे आपको बताया जाए कि आपको अभी सचिन से मिलाया जाएगा, सचिन तेंदुलकर से मिलाया जाएगा, लेकिन वहाँ पर जाते हैं तो पता चलता है कि सचिन नहीं है, कोई और पर्सन आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या हुआ कि फेस नहीं मैच कर रहा है जिससे आपको बताया गया है और जो आपको दिखाया जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपका सेम चीज़ हो रहा है कि आपको बताया जा रहा है कि इंटेलिजेंस टेस्ट का मापन होगा, बट जो क्वेश्चनर हैं, जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पर, वो इंटेलिजेंस टेस्ट के लग ही नहीं रहे हैं। तो आप यहाँ पर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, कर्मचारियों के चयन तथा वर्गीकरण, सिलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन के लिए जिस परीक्षण का उपयोग किया जाता है उसमें सर्वाधिक उपयोगी वैधता निम्नांकित में से कौन है? तो उसके लिए जो सर्वाधिक उपयोगी वैधता होती है वह है पूर्व कथनात्मक वैधता। तो आप ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, किसी व्यक्ति के वर्तमान स्थिति की पहचान के लिए बनाए गए परीक्षण के लिए कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण वैधता माना गया है? तो आपका जो समवर्ती वैधता होता है, कंकरेंट वैलिडिटी होती है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है इसके लिए। तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में निर्मित परीक्षण का जब सहसंबंध पहले से वैसे ही निर्मित परीक्षण के साथ ज्ञात किया जाता है तो इस तरह की वैधता को कहा जाता है। एक बार फिर से ये कंकरेंट वैलिडिटी से ही संबंधित है, तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे, समवर्ती वैधता या कंकरेंट वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नांकित में से किसे परीक्षण की वैधता का आधार माना जाता है या आधार माना जा सकता है? तो जो आपका ऑप्शन ए है, प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के बीच सार्थक अंतर को
हम किसी परीक्षण की वैधता का आधार मान सकते हैं। तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, वैधता सामान्यीकरण वैलिडिटी जनरलाइजेशन के अनुसंधान में विभिन्न शोधों से प्राप्त परिणामों को एक साथ मिलाकर अध्ययन करने में जिस सांख्यिकी प्रविधि का सहारा लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो वैलिडिटी जनरलाइजेशन होता है उसमें जब बहुत से परिणामों को एक साथ मिला जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे कौन सी प्रविधि कहते हैं। तो हम ऐसे प्रविधि को हम मेटा एनालिसिस या मेटा विश्लेषण कहते हैं, जिसमें बहुत सी प्रविधियों को एक साथ यूज़ किया जाता है। तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, रचनात्मक वैधता कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जैसे पद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था या किसने किया था। तो ये किया गया था अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा। तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, रचनात्मक वैधता में निम्नांकित में से किस सांख्यिकी प्रविधि का उपयोग किया जाता है। तो जो रचनात्मक वैधता होती है उसमें हम कारण विश्लेषण, आंतरिक संगतता, अन्य चरों के साथ सहसंबंध, इन सभी का यूज करते हैं। तो आप ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक करेंगे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, रचनात्मक वैधता का सबूत निम्नांकित में से किससे प्राप्त होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए अभिसारी वैधता कन्वर्जेंट वैलिडिटेशन और दूसरा विवेक कर वैधता डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटेशन, ये दोनों ही इससे संबंधित हैं और इसीलिए जो आपका ऑप्शन डी है यहाँ पर ए तथा बी दोनों ही वो सही होगा। तो इस तरीके से आज की क्लास में एक बार फिर से हमने 24 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया, उनको हल किया। नेक्स्ट क्लास में और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।